हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो सी सेट 2019 पीवाईक्यू सीरीज़ का आखिरी पार्ट है, जो कि चौथा पार्ट है। बाकी के 3 पार्ट भी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल्स पे एंड साथ ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले जाके आप 3 पार्ट देख लीजिए और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं पार्ट 4 के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज सुनीता कट अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। सपोज लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस L1 मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि 3 ऑड प्राइम नंबर का एवरेज है। सो ऑड प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा? 3 सिंगल डिजिट है, 3 5 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर मतलब 3। सो ये हमारा हो जाएगा 8 7 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। L1 का वैल्यू 5 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ सेकेंड पीसेस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड। मतलब L2 जो है वो L1 मतलब 5 प्लस 1/3 ऑफ L3/3। नेक्स्ट आता है द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर टू टुगेदर। तो L3 क्या हो जाएगा? L1 का वैल्यू 5 है प्लस L2। सो ये हमारा 3 इक्वेशन दिया है और हमें निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3। सो यहाँ से हम सिंपल निकाल लेंगे। सो ये हम एक इक्वेशन इस इक्वेशन को रिसफल करते हैं तो हम लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू L3 माइनस 5। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, L2 इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे। 5 प्लस L3/3 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा L3 माइनस 5। तो बस इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 15 प्लस L3 इज इक्वल टू 3L3 माइनस 15। सो ये 15 30 हो जाएगा और यहाँ 2L3 हो जाएगा। सो यहाँ L3 यहाँ से आ जाता है हमारा 15, मतलब L3 का वैल्यू 15 आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में हम L3 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में L3 का वैल्यू 15 पुट करेंगे तो यहाँ से L2 क्या आ जाएगा हमारा? 15 माइनस 5, 10 हमारा L2 का वैल्यू आ गया। तो हमारा L1 का वैल्यू 5 है, L1 का वैल्यू 5 है, L2 का वैल्यू 10 आ गया और L3 का वैल्यू 15 है। तीनों को ऐड कर देंगे तो 15 10 25 5 30। सो हमारा तीनों जो पीस ऑफ पेपर सीट ऑफ पेपर था उसका सम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज इन द सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। हाउ मैनी सच फाइव्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। मतलब जो 5 है जो इमीडिएटली फॉलोड बाई 7 है, मतलब 5 के एग्जैक्टली बाद 7 आना चाहिए। सो इसमें कितना जगह है? हम लोग 3 जगह पॉइंट आउट करते हैं। ये पहला पोजीशन, ये दूसरा 5 के बाद 7 आया है, ये तीसरा 5 के बाद 7 आया है। एंड एक कंडीशन और है, विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 3। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में इमीडिएटली प्रीसीडेड 3 नहीं है, मतलब एक काउंट हो गया। लेकिन दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में भी 3 है, मतलब केवल एक ही ऐसा है जो कंडीशन मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A1। क्वेश्चन इज अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ 7 मेंबर ABCDENEF and G विथ 3 फीमेल्स। सो 3 फीमेल है। G इज अ विडो। तो G विडो है, तो हम लोग विडो पता है, विडो इज अ फीमेल होते हैं जिसका स्पाउस डेड हो गया रहता है। तो G हमारा G मान लेते हैं और ऊपर में F लिख देते हैं, दैट इज फॉर फीमेल। नेक्स्ट आते हैं, एंड सिस्टर इन लॉज ऑफ डीज फादर F। मतलब D का फादर कौन है? F है। सो F हमारा यहाँ ये हो गया, F क्या है? D का फादर है। सो जनरेशन हम मान के चलते हैं कि अगर हम लोग ये फर्स्ट जनरेशन है तो ये हमें सेकंड जनरेशन हम लोग ले रहे हैं। आप हॉरिजॉन्टली सेम जनरेशन लगभग हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंड वर्टिकली जनरेशन गैप होगा, तो इससे हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आसानी से डिकोड होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डीज फादर एफ। तो डी का फादर एफ है तो यहाँ फादर लिख दे रहे हैं और जिसके तरफ एरो है मतलब वो रिलेशन है इस जो लाइन पे लिखा हुआ है। सो ये बोला है जी इज द विडो है एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। मतलब एफ का सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब है एफ तो मेल हो गया, यहाँ से मेल पता चल रहा है, फादर है। तो इसका जो वाइफ है, वाइफ की सिस्टर होगी जी। सो सपोज वाइफ कौन है हमें नहीं पता है, तो दिस इज द मैरिड कपल, ये हम लोग लिख दे रहे मैरिड, और इसकी सिस्टर है, सो दिस इज सिस्टर। इतना हमें पता चल गया अभी तक। नेक्स्ट, बी एंड डी आर सिबलिंग। सपोज डी यहाँ है, बी है, सो ये दोनों सिबलिंग है।
हमें अभी भी जेंडर नहीं पता है, तो हम यहाँ सिंपल सिबलिंग लिख दे रहे। नेक्स्ट, ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए है डॉटर ऑफ बी है, हमको पता है नेक्स्ट जनरेशन हम लोग नीचे लिखेंगे। सो ये एक कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आप आसानी से डिकोड कर सकते हैं। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए जो है अब यहाँ हम डॉटर लिख देंगे, ठीक है। एंड सी इज द कजन ऑफ बी, सपोज सी बी का कजन है, यहाँ हमारा कजन, अभी भी जेंडर कुछ पता नहीं हमें। ए डॉटर है तो यहाँ एफ जेंडर हमें पता चल गया। सो अभी तक हमारा, और एक जेंडर हमें यहाँ भी एफ पता चला है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एफ और यहाँ जो भी होगा वो मैरिड होगा, तो एफ तो मेल है तो यहाँ मैरिड होगा तो फीमेल हो गया। तो हमारा बोला गया 3 फीमेल, तो हमारा पहला फीमेल, दूसरा फीमेल, तीसरा फीमेल, 3 फीमेल मिल गया। और टोटल मेंबर कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए हो गया, बी सी डी ई नहीं है तो मतलब ये जो स्पेस है वो ई हो जाएगा, एफ जी। अब कंप्लीटली हमारा रिलेशनशिप डायग्राम बन चुका है। और हमारा क्वेश्चन पूछा गया हु इज ई, मतलब ई के बारे में पूछा गया है, ये ई है, ये कौन है। पहला है वाइफ ऑफ एफ, तो हमें दिख रहा है ई और एफ मैरिड कपल है और ये एफ फीमेल है, मतलब वाइफ ऑफ एफ, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ग्रैंड मदर ऑफ ए कहाँ है, ए यहाँ पर है, तो ए का बाकी जितना है वो सब मेल होगा, बिकॉज फीमेल तो हम लोग निकाल लिए हैं। सो ए का ये बी फादर हो गया, और बी फादर है तो ये दोनों सिबलिंग है, मतलब एफ इसका भी फादर होगा। तो ए का फादर, फादर का मदर, मतलब ये ग्रैंड मदर हो गई, वन रिलेशन, और ये सेकंड रिलेशन। सो ये ग्रैंड मदर ऑफ ए हो गया, ये भी सही है। थर्ड आंट ऑफ सी, अब हम क्या करें, ये दोनों कज़न हैं, कज़न के लिए क्या करते हैं, ये जो पार्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ई को कंसीडर कर रहे हैं, ई की सिस्टर जी है, मतलब, और बी और सी कज़न है, इसका मतलब है जी का बेटा होगा सी। तो हम लोग ये रिलेशन भी स्टैब्लिश हो गया। कज़न मतलब बहन का बेटा को भी कज़न बोलते हैं, तो आंट ऑफ सी, तो ई जो है इस हिसाब से आंट ऑफ सी हो गया, बिकॉज इसकी मदर की सिस्टर, तो यहाँ से आंट ऑफ सी भी हो गया। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सही हो रहा है इस डायग्राम से। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी 1 2 3। क्वेश्चन इज each face of a cube can be painted in black and white color. In how many different ways can a cube be painted? ये हमें एक काउंटिंग का क्वेश्चन है। सो क्यूब का 6 साइड होता है, तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट 2 कलर है। अब हम लोग कंडीशन लेते जाते हैं। सपोज हमारे पास केवल 6 ब्लैक से ही कलर करना है, तो नंबर ऑफ वेज 1 हो जाएगा कि हमारा सब फेस ब्लैक ही होगा। देन अगर 5 ब्लैक होगा और 1 वाइट होगा, इस केस में भी हर 5 फेस ब्लैक होगा, कोई भी एक फेस वाइट होगा। सिंस क्यूब आइडेंटिकल होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ये डिफरेंट कोई हमारा डिफरेंट कलर अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम क्यूब को घुमाएंगे, ऐसे करेंगे तो कोई भी फेस पे अगर एक फेस पे वाइट होगा तो सिमिलर ही दिखेगा। तो ये एक ही तरीके से हो सकता है। देन अगर हम लोग 4 ब्लैक और 2 वाइट रखें, तो ये हमारा सपोज 4 ब्लैक है 2 वाइट। अब 2 वाइट का पोजिशनिंग हम लोग ध्यान से देखते हैं। 2 वाइट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग 2 वाइट को अपोजिट फेस, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे रख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, प्लस 2 वाइट को हम लोग एडजेसेंट फेसेस पे रख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं 3 ब्लैक 3 वाइट के लिए। तो इसमें क्या होगा, 3 ब्लैक 3 वाइट, मतलब 3 वाइट को हमको सजाना है, तो 3 वाइट हम लोग एडजेसेंट रख लेंगे, तीनों वाइट को एडजेसेंट रख लेंगे, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगा कि दो वाइट को हम लोग अपोजिट फेसेस रखेंगे और एक को कहीं भी फिक्स कर देंगे, तो एक ये पोजीशन हो गया, मतलब इसका भी 2 पॉसिबिलिटी। उसके बाद हमारा आएगा 2 ब्लैक 4 वाइट, तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं। इसके बाद हमारा 2 ब्लैक 4 वाइट, 1 ब्लैक 5 वाइट एंड 0 ब्लैक 6 वाइट। ये जो 3 कंडीशन है, ये आप 3 कंडीशन देखेंगे तो यही 3 जो कंडीशन है वो सेम रिपीट होगा। तो हम लोग फिर से काउंट नहीं करते हैं, तो ये हमारा कितना टोटल काउंट होगा, 1 2 3 4, 4 है तो 4 यहाँ रिपीट हो जाएगा, तो 4 4 8 और ये 2 10, मतलब टोटल 10 डिफरेंट तरीके से हम क्यूब को पेंट कर सकते हैं जब हमारे पास ब्लैक और वाइट कलर हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। सो पहले हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और एक्स वाई जेड का कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। 1 से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है।
अब हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई जेड में किसी एक का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना ले सकते हैं। मैक्सिमम हम देखेंगे 4 ही ले सकते हैं, क्योंकि जब हम x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y हमारा 1 आ जाएगा, z हमारा 1 आ जाएगा। मतलब ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 4 1 1 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और हमें ट्रिपलेट का बात है, मतलब 4 1 1 या 1 4 1 या 1 1 4, ये तीनों अलग अलग काउंट होगा। तो 3 नंबर है हमारे पास, 3 जगह सजाना है, ये परमुटेशन लगा सकते हैं हमारा। तो दैट इज फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई हमारा ये 2 नंबर इक्वल है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाता है 3 इंटू 2 बाई 2 दैट इज 3। यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी आ गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब एक्स 4 को एक घटा देते हैं, 3 कर देते हैं, देन 3 2 1, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके लिए डायरेक्टली फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशन हो गया, तो फैक्टोरियल 3 6 होता है, ये हमारा 6 आ गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा 2 2 2 का हम लोग कर सकते हैं, तो इस केस में हमारा एक ही पॉसिबिलिटी होगा, तीनों का वैल्यू 2 होगा। सो अब हम लोग काउंट कर लेंगे कितना हो गया है टोटल, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी नहीं बनता, 2 से अगर कम करेंगे 1 करेंगे तो फिर वही 1 1 4 वाला कॉम्बिनेशन आ गया। तो हमारा टोटल नंबर्स कितना आ गया, 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10, मतलब 10 आ गया है। तो टोटल 10 हमारा ऐसा एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट बनेगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और मैं, अगर आप चाहते हैं 10 ट्रिपलेट कौन सा होगा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे 4 1 1 का हमारा 3 वैल्यू आया था, तो हमारा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 4 1 1 1 4 1 एंड 1 1 4, ठीक है। 3 2 1 का हमारा 6 आया था, तो 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 एंड 3 2 1, और 2 2 2 का 1 आया था, 2 2 1, ये काउंट कर लीजिए 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मैंने दिखा दिया। और यहाँ से मैंने PNC करके भी बता दिया कि 10 होने वाला है। सो आप ऐसे दोनों तरीके से आप, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इज, इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, at the rate means multiplied by, hash means minus, then what is the value of 10 hash 5 at the rate $1 5? सिंपल हम डिकोड कर देंगे। 10 हैश का मतलब क्या है हमारा, माइनस, तो -5 एट द रेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 1, और डॉलर का मीन्स है डिवाइड, तो डिवाइड 5। सो सिंपल, सबसे पहले हमारा इक्वेशन कौन सा सॉल्व होगा, ये 5 हो गया, और 5 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ 10 माइनस आ गया, 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन इज, अ 8 डिजिट नंबर दिस लिव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 3, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बीज आर पॉसिबल। सो हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बी का क्या पॉसिबल है। तो डिवाइडेड बाई 3 का हमारा फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, तो पहले इसका सम निकाल लेंगे। 4 2 6 5 11 2 13 13 7 20 4 24 6 30, मतलब यहाँ 30 प्लस बी आ रहा है। सो बी का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, बी इज अ डिजिट, मतलब 1 से 9 तक ही, 0 से 9 तक हम ले सकते हैं। तो बी का वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो 30 आएगा, पॉसिबल है। बी का वैल्यू 3 लेंगे, 33, ये भी 3 से डिविजिबल है। बी का वैल्यू 6 लेंगे तो 36, ये भी 3 से डिविजिबल है। बी का वैल्यू 9 लेंगे, 39, ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब बी का वैल्यू हमारा यहाँ दिख रहे 0 3 6 9, 4 बी का वैल्यू पॉसिबल है, जिससे ये हमारा जो नंबर है ये एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर C 4 हो जाएगा। क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम एट दैट फॉलो। 6 स्टूडेंट ABCDEF appeared in several tests, either C और F scored the highest। C और F में कोई एक हाईएस्ट स्कोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि whenever C scored the highest, E scored the least। मान के चलिए जब C हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, E लिस्ट कर रहा है। ये लाइन का मतलब है, ये दोनों तरफ लाइन मतलब हमारा दोनों कॉर्नर हो गया, मतलब C से हाईएस्ट कोई नहीं करेगा और E से लोएस्ट नहीं करेगा। और हम लोग मान रहे हैं राइट हैंड साइड जिसको लिखेंगे वो हायर स्कोरर है, लेफ्ट हैंड साइड लोअर स्कोरर है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेनेवर F स्कोर द हाईएस्ट, B द लिस्ट। तो ऐसे ही अगर जब F हाई करेगा तो B हमारा लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन देख लिया हम लोग। नेक्स्ट, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, D स्कोर हायर देन A बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर। यहाँ क्लोज कॉम्पिटिटर का मतलब है कि दोनों साथ में ही रहेगा। एंड D स्कोर हायर देन A, तो हम लोग D यहाँ लिख सकते, A यहाँ लिख सकते, ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा, A D हमेशा साथ जाएगा, क्योंकि ये क्लोज कॉम्पिटिटर का मतलब है कि D हमेशा A से ज़्यादा मार्क्स लाएगा, बट इन दोनों ऑलमोस्ट बहुत कम मार्क्स का गैप होगा। तो ये हमारा कंडीशन आ गया। A स्कोर हायर देन B, मतलब
ए यहाँ पर है तो बी इधर कहीं होगा, बी का मार्क्स थोड़ा कम होगा, हम पता है राइट हैंड साइड ज़्यादा ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कम ले रहे हैं, ठीक है। सी स्कोर्स हायर देन ए, सी ए से हायर है मतलब सी का पोजीशन कहीं इधर होगा, ए डी तो साथ में ही है तो सी का पोजीशन इधर कहीं होगा। सो ये हमारा टोटल कंडीशन आ गया है कि ये हमारा 1 2 3 4 ये सब चीज़ें दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग, अगर एफ सेकेंड रैंकिंग में है तो हमें पता है सी और एफ में हमारा सी और एफ ही टॉप करेगा, तो अगर एफ सेकेंड है मतलब सी टॉप किया होगा, मतलब ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा, ई यहाँ हो जाएगा, सी इस तरफ हो जाएगा, और एफ का रैंकिंग क्या बताया गया, सेकेंड, मतलब एफ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बी का हमारा पोजीशन पूछा है, तो अब बी का पोजीशन क्या है हमारा, ये चीज़ तो हमें पता है कि बी ए डी के बाद ही होगा, तो हमारा तीन नंबर ही बच चुका है, ए बचा है, बी बचा है और डी बचा है, और ए डी हमारा साथ आएगा और बी इस तरफ है हमारा, ये तीनों साथ में अब आ जाएगा, बी ए डी, ये हमारा पूरा फिट हो गया 6। और इसमें क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी का पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5, मतलब बी का 5th पोजीशन है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सी। सो 76 का आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 क्या बोला है, इफ बी स्कोर द लिस्ट, अगर बी लिस्ट स्कोर कर रहा है तो ये वाला कंडीशन इन्वोक होगा, दैट मीन्स बी यहाँ होगा और एफ को यहाँ रखते हैं। अब हमारे पास यहाँ 4 पोजीशन खाली है और 4 नंबर है हमारे पास, नंबर बच गए हैं, मतलब कंटेस्टेंट बच गए हैं ए, देन सी, देन डी, देन ई, और ए डी हमें पता है, ए डी तो साथ में ही रहता है, यहाँ दिख रहा है। तो हमें एक्चुअल में सी और ई के बारे में पता करना है, सी और ई कहाँ पर हो सकता है। तो हमें सी का रैंकिंग निकालना है कि सी का रैंकिंग क्या होगा, तो ए डी हमेशा साथ रहेगा, और ये वाला कंडीशन आप देख रहे हैं, तो ए डी का ई का पोजीशन एक्चुअल में हमें नहीं पता है कि ई है कहाँ पर, लेकिन ए डी साथ होगा तो ए डी का हम लोग पॉसिबल पोजीशन कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। सो ए डी हमारा हो सकता है सपोज, और हमें ये भी पता है कि सी हमारा ए डी से बड़ा है, मतलब हमारा अगर ए डी को हम 3 पोजीशन हम यहाँ रख लेते हैं, ए डी को, ए डी को हमारा एक पोजीशन पहले ये हम मिटा देते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, सपोज ए डी का पोजीशन, सॉरी, सपोज ए डी का पहला पोजीशन ये हम पॉसिबल है, ठीक है, सेकेंड ए डी का पोजीशन ये पॉसिबल है। अब बस यही 2 पोजीशन ए डी का पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम ए डी को यहाँ और यहाँ रख देते हैं तो हमारा सी का पोजीशन कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये 2 ए डी का पोजीशन पॉसिबल है। अगर फर्स्ट ए डी वाला पोजीशन हम लोग कंसिडर करते हैं तो इस केस में हमारा ए बी सी और ई बचा हुआ है। सो इस केस में हमारा सी का पोजीशन ये दोनों में कहीं भी हो सकता है, और जब सेकेंड वाला कंडीशन ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पर सी का कंडीशन केवल लास्ट में हो सकता है, क्योंकि ए डी से बड़ा है सी, मतलब सी का मेनली हमें पोजीशन क्या दिख रहा है, सेकेंड या थर्ड। तो ऑप्शन में हमारा सेकेंड एंड थर्ड देखेंगे, ये एम्बिग्यूटी है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड दोनों में से भी हो सकता है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या पूछा है, इफ ई इज रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ई रैंक थर्ड करता है, तो पहले हम ये मिटा देते हैं। सो अब आते हैं 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, ई का रैंक हम थर्ड कर दिए हैं, ठीक है। ई हमारा रैंक थर्ड हो चुका है, इसका मतलब है ये कंडीशन हमारा पॉसिबल नहीं होगा जहाँ पर ई लिस्ट है। अगर ई लिस्ट नहीं होगा तो पक्का है बी लिस्ट होगा, तो हम लोग सिंपल बी यहाँ फिट कर देंगे और बी के साथ एफ फिट कर देंगे। अब हमारे पास बच क्या गया है, ए डी बच गया है, ए डी और सी बच गया है, और ए डी साथ में आएगा तो साथ में 2 पोजीशन का जगह यही 2 बच रहा है, ए डी यहाँ हो गया और सी हमारा यहाँ हो जाएगा। इस केस में भी सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो अब आंसर पे ऑप्शंस पे आते हैं। ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, ई गेट्स लेस मार्क्स यहाँ दिख रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सी गेट्स मोर मार्क देन ई, सी राइट हैंड साइड में है मतलब ई से ज़्यादा है, मतलब सी हमारा सही हो गया, मतलब डायरेक्टली यही आंसर सी सही हो गया। लेकिन दोनों और आगे देख लेते हैं। ए इज़ रैंक 4th लिखा है तो ए हमारा 5th रैंक आ रहा यहाँ से, देन डी इज़ रैंक 5th, डी हमारा रैंक 4th आ रहा था, मतलब ये दोनों गलत है। सो ऑप्शन हमारा सी हो गया। सो हमारा मेन कंडीशन 4 कंडीशन है, एक ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये चारों को लेके हम लोग मर्ज करेंगे और ऐसा सिचुएशन बनाएंगे जिससे हम आंसर कर सके। क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 and S2 एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। स्टेटमेंट S1,
ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ द रोहन। सो स्टेटमेंट 1 को डिकोड करेंगे तो ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन मतलब 2s मान लेते हैं, इनिशियल लेटर वेट मान लेते हैं, वेट का वेरिएबल। सो 2s इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन एंड ऑल्सो द ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन लेस देन दैट ऑफ द रोहन। ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 को डिकोड करेंगे, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन is greater than the weight of Mohan and also it is greater than the weight of Sohan। सो ये हमारा दो स्टेटमेंट आ चुका है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। क्वेश्चन देखते हैं पहले। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट। सो हम पहले कंक्लूजन निकाल लेते हैं। यहाँ से कंक्लूजन क्या आ रहा, 2s इज ग्रेटर देन m। इससे ये श्योर हो जा रहा है कि m जो है s से बड़ा है, और सेकेंड वाले से श्योरिटी मिल जा रहा है कि s ग्रेटर देन r है। ठीक है, इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, 2r इज ग्रेटर देन m। r और m में कोई रिलेशन हमें नहीं पता चल पा रहा है, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है, m भी बड़ा हो सकता है, r भी बड़ा हो सकता है। इस केस से भी r और s में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब ये हमारा 4 कंक्लूजन हो गया इस स्टेटमेंट से। अब आता है वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट। तो अब हमें निकालना है कि क्या वेट ऑफ मोहन ग्रेटेस्ट है। तो अगर मान के चलिए ये दो स्टेटमेंट हमें पता है कि m और r में से कोई भी यहाँ बड़ा हो सकता है, इस दो स्टेटमेंट के हमारा कंक्लूजन यही दो स्टेटमेंट है, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा। तो दो स्टेटमेंट में m और r में से कोई भी दोनों में से कोई एक बड़ा हो सकता है। तो मोहन ग्रेटेस्ट हो सकता है लेकिन है नहीं, ये हम नहीं बता सकते। सोहन ग्रेटेस्ट, सोहन तो ग्रेटेस्ट होगा ही नहीं क्योंकि सोहन मोहन और r से भी छोटा है, तो ये गलत हो गया। रोहन इज ग्रेटेस्ट, अगेन हम m और r पे कंफ्यूज होंगे कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम पूरा डेफिनेट नहीं बता सकते कि हाँ ये एग्जैक्टली m और मोहन या रोहन ही बड़ा है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी, कि हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब वेट ऑफ मोहन इज लिस्ट। हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस को ड्रॉ करेंगे तो एस तो लिस्ट में दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि एस का जो वेट है वो मोहन से भी बड़ा है, और मोहन से भी छोटा है और रोहन से भी छोटा है। तो एस तो लिस्ट है हमारा। उसके बाद हमारा आ जाता है एम और आर का रिलेशन, एम आर, और यहाँ पूछा है मोहन इज लिस्ट, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिस्ट हमारा सोहन है। और सेकेंड है वेट ऑफ सोहन इज लिस्ट, तो हम निकाल चुके हैं कि वेट ऑफ सोहन लिस्ट है, मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। आगे हम देखेंगे भी नहीं, आगे वही सब होगा, बिकॉज आगे देख भी लेते हैं तो रोहन लिस्ट है, तो रोहन यहाँ पर है, कान डिटरमाइन, मतलब नहीं, हम लोग डिटरमाइन कर ले रहे हैं कि एस हमारा लिस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन के साथ ही सी सेट 2019 पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी के 3 पार्ट भी अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये काफ़ी इनरिच हो। थैंक यू।